हो गया था ना, बोलो ये हो गया था। रुको पेन ले लूँ। Dear students, now we are going to start resistance of a conductor. कंडक्टर का रेजिस्टेंस। द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हेलो, इलेक्ट्रिक करंट किसका नाम है? ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के मोशन का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो कहिएगा द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन ए सर्किट या इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मूव करने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर, एक कंडक्टर के एक पार्ट से, ठीक है, दूसरे पार्ट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन गमन करता है, गति करता है, ठीक है, तो क्या होता है? दे कोलाइड विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स। वो दूसरे इलेक्ट्रॉनों से क्या करते हैं? टकराते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉनों से वो टकराते हैं। एंड विथ द एटम्स, और किससे टकराते हैं? एटम से टकराते हैं। एंड आयंस, और आयन से भी टकराते हैं। प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर के बॉडी में मौजूद होते हैं। मतलब कंडक्टर के बॉडी में एटम भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और आयंस भी है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन की टक्कर दूसरे इलेक्ट्रॉन से, एटम से और आयन से होती है। फिर क्या होता है? ड्यू टू दीज कोलिजन्स, इन टक्करों की वजह से देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं व्यवधान, रुकावट, ठीक है। तो देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन, तो कुछ, ठीक है, रुकावट पैदा होती है। आर अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट थ्रू द कंडक्टर में उस इलेक्ट्रॉन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए मुज़ाहिमत, तसादुम, ठीक है, रुकावट पैदा होती है। उसके बाद द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, तो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, वो कंडक्टर करंट के फ्लो को रोकता है, उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये डिफिनेशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग कि कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी, कंडक्टर की वो विशेषता जिसकी वजह से वो कंडक्टर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब इसके बाद रेजिस्टेंस है क्या, वो एक्चुअल में क्या नाम है? रेशियो है। किसका किसका रेशियो? ठीक है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी V अपॉन I को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसके बाद द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है डिपेंड करता है किस पे? लेंथ पे, कंडक्टर की थिकनेस यानी उसकी मोटाई पे, और नेचर पे, मटेरियल, मतलब वो मटेरियल का नेचर क्या है, ठीक है, किस टाइप का मटेरियल है, ख़राब मटेरियल है, ठीक है, अच्छा मटेरियल है। एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो कंडक्टर की लंबाई, कंडक्टर की मोटाई, और उस कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उसका नेचर क्या है, और कंडक्टर का टेम्परेचर, ये 7-4 चीज़ों पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अ लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस, अगर कोई तार लंबा है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। एंड अ शॉर्ट वायर, और अगर तार छोटा है, वायर छोटा है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम लगेगा। अब ऐसे समझिए, अगर आपके घर में बहुत दूर से, ठीक है, लाइट आई है, तार बहुत दूर से खींच के आया है, तो आपके घर के अंदर जो भी वो लगे हैं, चाहे रॉड लगा है, चाहे इलेक्ट्रिक फ़ैन लगा हुआ है,
तो उसका वोल्टेज कम पाया जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से चलता है तो उसे एक लंबी दूरी कवर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे है, अगर तार लंबा है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, और अगर तार छोटा है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम लगेगा। उसके बाद अगेन अ थिक वायर, अगर तार मोटा है तब भी उसके अंदर रेजिस्टेंस कम लगेगा। वेयर एज अ थिन वायर, अगर तार बहुत पतला है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए वायर, अगर तार का टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तार का टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो इंक्रीजेज इट्स रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। कन्फर्म? यानी अगर वायर का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर, ठीक है, एक्सेस से क्वांटिटी में आ जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इतनी बात याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। यानी R इज टू वी अपॉन आई। ये आया कहाँ से? पहले तो यही था ना, V प्रोपोर्शनल I था, ठीक है। फिर इसको लिखे थे आप V इज टू आर आई, फिर R को लिख लीजिए R इज टू वी अपॉन आई। कन्फर्म? अब इसके बाद रेजिस्टेंस, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, ठीक है, वायर की लंबाई पे, उसकी मोटाई पे, ठीक है, नेचर पे और टेम्परेचर पे। नेचर और टेम्परेचर, ठीक है, लेंथ, थिकनेस, नेचर एंड टेम्परेचर पे। अगर तार लंबा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, तार अगर छोटा है तो रेजिस्टेंस कम लगेगा। हाँ हाँ सही है। उसके बाद अब यहाँ पे द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये ना भूलिएगा, द एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या है, ओम है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट। फिजिक्स के अंदर यूनिट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर डिस्टेंस कोई बोले, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। कन्फर्म? फोर्स की यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन। समझ में आ रही बात? तो उसी तरीके से आपके रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है, ओम है, विच इज़ डिनोटेड बाय, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक सिंबल है ओमेगा, एक सिंबल है ओमेगा। किस तरीके से? इस तरीके से आप बना दीजिएगा। ये रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, उसका सिंबल ओमेगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप जाने ओम्स लॉ के मुताबिक R इज टू वी अपॉन आई होता है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वैल्यू 1 वोल्ट है, क्या है, 1 वोल्ट, एंड द करंट, और ये करंट है, इसकी वैल्यू 1 एम्पियर है, तो R इज टू जो V अपॉन आई है, अगर इसकी वैल्यू 1 वोल्ट हो जाए, क्या हो जाए, 1 वोल्ट, और इसकी यूनिट 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हो जाए। क्लियर? तो 1/1 इज टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन बन रही है कि देन रेजिस्टेंस R इन द अबव इक्वेशन बिकम्स 1 ओम, 1 ओम हो जाएगा। कोई पूछे व्हाट इज़ 1 ओम, तो आपको कहना पड़ेगा कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। 1 ओम जो है कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस है, 1 ओम कंडक्टर का या वायर का, तार का वह रेजिस्टेंस है, सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड इट्स एंड, जब इसके एंड पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, तो करंट जो है कितने एम्पियर का निकलता है, 1 एम्पियर का। कोई पूछे व्हाट इज़ 1 ओम, तो कह दीजिएगा कि व्हेन 1 वोल्ट, ठीक है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब एक पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का जब अप्लाई किया जाता है तो अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, ठीक है, तो उससे कंडक्टर के अंदर से कितने एम्पियर की धारा निकलती है, 1 एम्पियर की। क्लियर है? 1 ओम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। कन्फर्म?
चलिए, इसके बाद है एक सिंपल प्रॉब्लम है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर देख रहे हैं, किसकी वैल्यू है? आई की वैल्यू है। आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, करंट इज 0.1 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू है? वी की वैल्यू 0.1 वोल्ट। तो पूछा क्या? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। क्या पूछा? आर पूछा है। तो फार्मूला जानते ही आप, V इज इक्वल टू आर आई होता है। तो R इज इक्वल टू V अपान आई होता है। V की वैल्यू बच्चों 0.1 है और I की वैल्यू 2 है। कन्फर्म? पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो 1/20 जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट, तो 10 हुआ। फिर 0.05, ये R की वैल्यू, R की वैल्यू 0.05 ओम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये आपका सिंबल है, ठीक है। 0.05 ओम मिला है। क्लियर? बोलिए, इज देयर एनी डाउट? कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में क्या दिया है उसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे 2 एम्पियर है तो आई की वैल्यू 2 एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट है? एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की। करंट का सिंबल क्या है? आई है। उसके बाद यहाँ पे 0.1 वोल्ट दिया है। वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है? वी है, उसकी यूनिट वोल्ट है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? आर है, ठीक है। उसकी यूनिट क्या है? ओम है, उसका सिंबल क्या है? ओमेगा है। इतनी बात याद रखिएगा। कन्फर्म? और रेजिस्टेंस क्या है? आप जानते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट्स यूनिट इज ओम एंड इट्स सिंबल इज ओमेगा। तो 0.05 ध्यान दीजिएगा, 0.05 आपका आर आ गया। देखिए ओम लिखा है और ये सिंबल है ओमेगा। चलिए सैंपल प्रॉब्लम 2। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सिंपल सी इलेक्ट्रिक सर्किट है, हैज़ ए 24 वोल्ट। ये क्या दिया बच्चों? V दिया है। V इज इक्वल टू 24 वोल्ट। एक सिंपल सर्किट है, ठीक है, हैज़ ए 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रेसिस्टर ऑफ 60 ओम। ओम ये क्या है? R है। R इज इक्वल टू 60 ओम। व्हाट विल बी द करंट? पूछा क्या है? I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज निग्लाइजिबल। और जो कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है वो एकदम नगण्य है। तो फार्मूला है V इज इक्वल टू आर आई, इम्प्लाइज दैट I कैन बी रिटन एज व्हाट? V अपान R। कन्फर्म? तो V की वैल्यू आपके पास है 24। V की वैल्यू 24 है और R की वैल्यू है 60। R की वैल्यू 60 है। अब ये 24 60 किससे डिवाइड होगा? जल्दी बताइए। 12 से। 12 2 ज़ा 24, 12 5 ज़ा। कन्फर्म? तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 2/5। तो 2/5, 2 को 5 से डिवाइड करिए तो पॉइंट लगेगा और 4। तो I इज इक्वल टू 0.4 किस में लिखा जाए? यूनिट बोलिए जल्दी से। एम्पियर, ठीक है। तो 0.4 एम्पियर। कन्फर्म? आगे बढ़िए। उसके बाद सैंपल प्रॉब्लम 3 है, एन इलेक्ट्रिक आयरन। आयरन मीन क्या होता है? आयरन मीन रज़ाक साहब लोहा। हाँ सही है, लोहा होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन जो है प्रेस को कहते हैं, ठीक है, जो प्रेस की कपड़े पे प्रेस किया जाता है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ड्रा माने खींचता है, एक करंट ऑफ 3.4 एम्पियर।
3.4 एम्पियर का करंट खींचता है। मीन्स क्या दिया है, I इज इक्वल टू 3.4 एम्पियर दिया है फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई। ये V की वैल्यू दी है, मतलब 220 वोल्ट, ठीक है, सप्लाई लाइन से एक इलेक्ट्रिक आयरन इतना करंट खींचता है। तो इट इज़ गिवन V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ। अब कह रहा है कि व्हाट करंट, कितना करंट ये इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ करेगा। कब, व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन, जब उस इलेक्ट्रिक आयरन का कनेक्शन हम 110 वोल्ट सप्लाई लाइन से ऐड कर दें, कनेक्ट कर दें, तब कितना क्या नाम है करंट ड्रा करेगा। यानी I इज इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे I दिया है, V दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, R निकाल सकते हैं। तो V इज इक्वल टू आर आई होता है, इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I है। V की वैल्यू 220 और I की वैल्यू 3.4, कन्फर्म। अब यहाँ पे किससे काटेंगे बोलिए, 2 1 2 2 1 2 0, क्लियर है। तो आपका R मिला कितना, 110 बाई 1.7, क्या लिखेंगे, ओम। अब इसके बाद दूसरा पार्ट में जो है कि अगर उस इलेक्ट्रिक आयरन को हम 110 वोल्ट सप्लाई लाइन से क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, क्लियर, तब कितना क्या नाम है करंट को वो ड्रॉ करेगा। तो चलिए सेकंड पार्ट में आपका R दिया है कितना, 110 डिवाइडेड बाई 1.7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 64.7 ओमेगा, क्लियर। और इसके बाद V दिया है कितना, 110 वोल्ट, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला लगा दीजिए, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अप, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। बोलिए V कितना है, 110 और R कितना है, R का ये वैल्यू हम यही लिख देते हैं, ठीक है, 110 बाई 1.7, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 110 इंटू 1.7 और डिवाइडेड बाई 110, तो 110 से 110 कैंसिल हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू वाट, 1.7 क्या लिखेंगे, एम्पियर, क्लियर, 1.7 एम्पियर। अब इसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्राफ बिटवीन V एंड I, ठीक है। V मीन जो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट एंड I इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और I में, ठीक है, ग्राफ ड्रा करना है। वो कैसा ग्राफ होगा आपको मालूम होना चाहिए कि जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भाई ओम्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I, V और I में एक संबंध है जो ओम लॉ कहलाता है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो कल आप पढ़े थे ओम लॉ के बारे में कि V प्रोपोर्शनल क्या होता है, I होता है, या I प्रोपोर्शनल क्या होता है, V होता है। जब V को बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, बोलिए, I को घटाएंगे तो V। तो एक तरीके से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे, ठीक है, 1 एम्पियर रखेंगे तो V क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो अब ज़रा बताइए, ये X एक्सिस है और ये आपका Y एक्सिस है, तो इतना जितना X एक्सिस पे जाएंगे उतना ही Y एक्सिस पे जाएंगे। तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, आप क्या पाएंगे, एक सीधी रेखा पाएंगे, समझिएगा बात, ठीक है। जब कोई मैटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो उसका ग्राफ जो होता है क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है।
तो यहाँ पे है कि इफ़ ए ग्राफ इज ड्रॉन, अगर हम एक ग्राफ खींचे किसके किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस V के बीच में एंड द करस्पॉन्डिंग करंट I के बीच में। अगर हम एक V और I के बीच में ग्राफ खींचे तो द ग्राफ इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ कैसा पाया, ग्राफ कैसा मिलता है, एक सीधी रेखा वाला मिलता है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करता है। ओरिजिन किसको कहते हैं, ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ मीट। ओरिजिन उसको कहते हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं। तो V और I के बीच में जब आप ग्राफ खींचेंगे तो आप एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आप प्राप्त करेंगे। कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोल दिया है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कब पाएंगे आप, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कब पाएंगे, जब दो क्वांटिटी, दो राशियाँ, ठीक है, आपस में एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई पूछ सकता है एक नंबर में कि ओम्स लॉ में, ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे पाएंगे या कब पाएंगे, या वो क्या कंडीशन है जिसमें आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो आपको बताना पड़ेगा जब दो क्वांटिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के। देखिए यहाँ पे दो क्वांटिटी है कि नहीं, कौन कौन, V और I, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कन्फर्म। कल पढ़ाया गया था कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कन्फर्म। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर के फॉर्म में। चलिए, तो सिंस द करंट potential difference graph is a straight line, we conclude that current is directly proportional to the potential difference। इसमें बस इतना बात आपको बताया गया है कि जब दो क्वांटिटी, दो राशियाँ, यहाँ पे एक क्वांटिटी का नाम पोटेंशियल डिफरेंस है और एक क्वांटिटी का नाम इलेक्ट्रिक करंट है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर। चलिए, अब इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ OA। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ OA है, इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि एज द पोटेंशियल डिफरेंस V इंक्रीजेज, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस V का मान आप बढ़ाएंगे तो द करंट I आल्सो इंक्रीजेज, करंट I का मान भी बढ़ता जाएगा। बट द रेशियो V अपॉन I, लेकिन रेशियो V अपॉन I रिमेंस कॉन्स्टेंट, ये हमेशा बराबर रहेगा। इसको चेक करना तो चेक कर लीजिए। सपोज दैट अगर हम V की वैल्यू, ये V है ना, V की वैल्यू हम ले रहे हैं 5, V की वैल्यू 5, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, आल्सो 5, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 हम ले लिए। तो 5 जब लेंगे तो x एक्सिस पे आपने 5 लिया, तो y एक्सिस पे भी क्या लेंगे, 5 लेंगे। वेरी गुड। तो चलिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 मान लीजिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे V अपॉन I विल बी व्हाट, तो V 5, I भी 5, ये विल बी व्हाट, क्या आया 1, कांस्टेंट है। जितनी वैल्यू आप लेंगे, सपोज दैट आप 7 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, चलिए 6 है और ये 7 है, तो जब V की वैल्यू 7 आप लेंगे तो I विल आल्सो बी 7, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इसमें भी वही काम करेंगे आप, V अपॉन I विल बी व्हाट, 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, आल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो बात राइटर बोल रहा है कि बट द रेशियो, जो उसका अनुपात आएगा, किसका अनुपात, V अपॉन I का, ये रिमेंस कांस्टेंट होगा। ये एक एक नंबर में पूछा जा सकता है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, इसी कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वी विल नाउ सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द ग्राफ बिटवीन V एंड I। अब यहाँ पे हम एक, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसकी बुनियाद या जिसका आधार किस पे है, ग्राफ पे है, V और I के बीच में। चलिए यहाँ पे देखिए सैंपल प्रॉब्लम है। द वैल्यूज ऑफ करंट I फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल
फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कॉइल आर एज शोन बिलो। यहाँ पे देखिए एम्पियर, ये करंट है, ये करंट की लाइन है, ठीक है। एक रिजल्ट, एक जो है सैंपल में आपको, ठीक है, करंट है 0.05 एम्पियर, ये एम्पियर है, और वोल्ट कितना है 0.85 वोल्ट है, ठीक है। फिर दूसरा सैंपल आपने लिया, ठीक है, 0.10 एम्पियर है, तीसरा सैंपल में 0.20 है, 0.30 है, इसी तरह 1.70 दूसरा सैंपल है वोल्ट का, तीसरा 3.5 का, चौथा 5 लाइक दिस। तो प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो V और I के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए, ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये आपका I है, ये जो Y एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और ये आपका X एक्सिस है, ठीक है। तो X एक्सिस पे जो आपकी वैल्यू दिख रही है वो वोल्ट में है, और वर्टिकल लाइन जो है आपका करंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए I इन एम्पियर, वो किस में है, ठीक है, वो वर्टिकल Y एक्सिस है, उसकी वैल्यू ये दिया है। तो पहला जो है 0.05, देखिए 0 यहाँ से 1 है, तो जाहिर सी बात है 0.05 एक से बड़ा कि छोटा है, छोटा है। तो देखिए इस एक से कम में आ रहा है, एक से कम में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 0.05 है, 0.05 है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे एम्पियर की वैल्यू दी है 0.05 और वोल्ट की जो वैल्यू है 0.85। ध्यान दीजिएगा, ये वोल्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और ये करंट है। तो देखिए ये वोल्ट 0.85 बच्चों लेस देन 1 है, कंफर्म, एक से छोटा है। तो यहाँ तक तो ये 1 है, उससे पहले 0.85, ये देखिए, ये देख रहे हैं छोटा छोटा खाना है। तो 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 5 में, मतलब यहाँ पे, और करंट जो है 0.05। तो 0.05 ऊपर जाएंगे, एक्स एक्सिस पे ये चलेगा, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है, कंफर्म। तो एक्स एक्सिस पे आपने 0.85 लिया, वाई एक्सिस पे 0.05 लिया, तो आपका ए पॉइंट मिला। उसके बाद दूसरा जो है 1.70, ये 1 से ग्रेटर है लेकिन 2 से कम है। तो देखिए 1 से ग्रेटर और 2 से कम है, तो 2 से कम पे लेंगे 1.70, और वाई एक्सिस पे 0.10। तो यहाँ पे आपका 0.1 है, 0.1 है, ये 0.0, यानी इसी पे आ गया। तो कहने का मतलब एक सैंपल आपको ये मिला और एक सैंपल ये मिला। तो जब आप इसको चेक करेंगे, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू V/I होती है, बोलिए, V की वैल्यू कितनी है 0.85 अपॉन 0.05। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, बोलिए, जब डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 85 अपॉन 5, तो ये कितनी वैल्यू आएगी 17। कितनी वैल्यू आएगी, मतलब इसका सैंपल में जो आर की वैल्यू आई है वो क्या है 17। आइए इसको चेक करें, इसको जब चेक करेंगे तो R = V/I, तो 1.70 डिवाइडेड बाई 0.10। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, तो 70/10, रिजल्ट विल बी व्हाट, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो मिला कितना 17। तो R = 17 ओम। तो कहने का मतलब ये है कि आप चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V/I,
V प्रोपोर्शनल I और V इज इक्वल टू आर आई, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। और R क्या होता है, V अपॉन I होता है, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आपने देख लिया यहाँ भी 17 आया और वहाँ भी 17 आया। चलिए देखिए यहाँ पे 17 ओम आया। अब एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, ये लैब की चीज़ है। जब हम लैब में आपको लेकर चलेंगे, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको कराएंगे, तब ये आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? फिर भी समझ लीजिए कि कैसे हम ओम लॉ को वेरीफाई करते हैं। इफ़ वी कैन शो दैट फॉर अ गिवन कंडक्टर, अगर हमको क्या नाम है, एक कोई दिया हुआ कंडक्टर है, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस का एक टुकड़ा है, अ पीस ऑफ रेजिस्टेंस, अ पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर कोई है, मान लीजिए नाइक्रोम का वायर है। द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है कि V अपॉन आई, V अपॉन आई क्या होता है, ये R है, ठीक है, ये कांस्टेंट R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये कांस्टेंट है। ओम्स लॉ विल गेट वेरीफाइड, मतलब अगर V अपॉन आई की वैल्यू आप हर स्टेप पे, ठीक है, कांस्टेंट पाएँ, सेम पाएँ, तो समझ लीजिए कि ओम्स लॉ वेरीफाइड हो गया। अल्टरनेटिवली वी कैन ड्रा अ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, हम V और I के बीच में, ठीक है, अगर एक ग्राफ खींचे, एंड इफ़ दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, और अगर वो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन को शो करे, तब भी समझ लीजिए कि आपका ओम लॉ वेरीफाई हो गया। मतलब दो तरीके से आप ओम लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। एक ये है कि V अपॉन आई की वैल्यू कांस्टेंट करें, ठीक है, सेम आए, और एक है कि क्या नाम है, V और I के बीच में अगर आप एक ग्राफ को प्लॉट करें और वो ग्राफ में आप एक स्ट्रेट लाइन पा रहे हैं, तो समझ लीजिए ओम लॉ आपका वेरीफाई हो गया। लेट्स सी हाउ दिस इज डन इन द लैबोरेटरी। आइए प्रयोगशाला में हम इसको कैसे करते हैं। चलिए यहाँ से प्रयोगशाला की बात है। सपोज वी हैव अ पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर आर, मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस वायर आर, यहाँ देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो वायर देख रहे हैं कंडक्टर है, अ पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर, इसकी बात हो रही है। अब्दुल रज़ाक, विच इज़ द कंडक्टर हियर, इसी को यहाँ पे कंडक्टर बोला जा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे। एंड वी वांट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, और हम ओम लॉ को वेरीफाई करना चाहते हैं, यानी वी वांट टू शो दैट द कंडक्टर आर, हम ये चाहते हैं कि कंडक्टर जो आर है वो ओबे फॉलो कर रहा है किसका, कौन सा नियम, ओम लॉ का। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए, वी टेक अ बैटरी बी, हम एक बैटरी ले रहे हैं। देखिए बैटरी ले लिए, एक वायर है जिसको कंडक्टर कर रहे हैं, और दूसरा बैटरी लिए। उसके बाद आप क्या ले लिए, स्विच लिए, ये स्विच आपका है, देख रहे हैं। उसके बाद RH रेस्टोर्ट है, ठीक है। रेस्टोर्ट किसको कहते हैं कि आप अपने हिसाब से क्या नाम है, करंट को घटा बढ़ा सकते हैं, करंट को घटा बढ़ा सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह से है। उसके बाद एक वो अमीटर लिए, अमीटर ये है, अमीटर किसको कहते हैं, अमीटर इज़ ए डिवाइस, अमीटर इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट, जो करंट नापने के लिए अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और अमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, कन्फर्म हो गया। उसके बाद वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर इज आल्सो अ डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वो कहाँ पे है, ये है आपका। क्लियर, इतनी चीज़ हो गई। उसके बाद एंड सम कनेक्टिंग वायर्स है, यूजिंग ऑल दीज एंड द कंडक्टर आर वी मेक अ सर्किट, और ये सारा जोड़ करके हम इस टाइप का एक सर्किट बनाते हैं। टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए द सर्किट इज कंप्लीटेड बाय प्रेसिंग द स्विच एस, सर्किट को कंप्लीट किया जाएगा। ये स्विच जो देख रहे हैं अभी ओपन है, अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। जैसे ही आप स्विच को प्रेस करेंगे, इसको सटा देंगे, तो करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो ऑन प्रेसिंग द स्विच एक करंट स्टार्ट हो जाएगा इन द होल सर्किट, पूरे सर्किट में, इंक्लूडिंग द कंडक्टर, यहाँ तक कि जो कंडक्टर है उसमें भी करंट दौड़ने लगेगा। दिस करंट इज शोन बाय द
अमीटर, और वो करंट कहाँ दिखाई देगा? अमीटर के अंदर, क्योंकि अमीटर ही तो करंट को मापेगा कितना करंट जा रहा है। द रियोस्टेट आरएस्ट इज इनिशियली, अब यहाँ पे मेन जो काम है वो देखिए यहाँ से पॉइंट टू बी नोटेड। द रियोस्टेट इज इनिशियली, शुरुआत में इसको रियोस्टेट को सो एडजस्टेड, इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा कि अ स्मॉल करंट पास, इसको ऐसी सेटिंग करनी है कि बहुत थोड़ा सा करंट सर्किट के अंदर जाए, छोटा करंट, हल्का करंट, ज़्यादा करंट नहीं, हल्का करंट जाए। देखिए अ स्मॉल करंट पास थ्रू द सर्किट, द अमीटर रीडिंग इज नाउ नोटेड। अब जैसे ही का नाम है, इसको ऐसा सेट किए हैं कि हल्का करंट जा रहा है तो अमीटर में करंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला काम क्या करना है, इसको ऐसी सेटिंग करनी है कि हल्का करंट जाए और वो करंट का जो मेजरमेंट है अमीटर के थ्रू उसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कंफर्म। उसके बाद दिस रीडिंग गिव्स अस द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये रीडिंग जो आप लिए हैं वही आई को बताएगा कि कितना करंट जा रहा है। उसके बाद द वोल्ट मीटर रीडिंग इज आल्सो नोटेड, उसके बाद किसको नोट करना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग भी नोट करना है, विच विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस, जो किसको बतलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को बतलाएगा। क्लियर। अब इसके बाद दिस रीडिंग गिव्स द करंट आई हो गया। उसके बाद वोल्ट मीटर की रीडिंग भी नोट करना है जो पोटेंशियल डिफरेंस को बतलाएगा। दिस गिव द फर्स्ट सेट ऑफ वी एंड आई, यानी पहला जो सेट है आई और वी का मिल गया। क्या करना है, रियोस्टेट को ऐसा सेट करना है कि हल्का करंट जाए। ठीक है, जो करंट जा रहा है अमीटर में देख लीजिए कितना करंट उठा रहा है। उसके बाद वोल्ट मीटर में भी देख लीजिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये एक सेट हो गया। जब एक सेट जब हो जाएगा तो द करंट इन द सर्किट नाउ इंक्रीज, दिस गिव द फर्स्ट सेट ऑफ वी एंड आई। उसके बाद द करंट इन द सर्किट इज नाउ इंक्रीज। अब उसके बाद रियोस्टेट को फिर एडजस्ट करिए ताकि ज़्यादा करंट जाए। अभी जैसे फैन को आप ऑन करते हैं ना तो 1 2 3 4 5 पे पूरा तेज़ी से चलने लगता है, 4 पे और कम चलेगा, 3 पे और कम, 1 पे सबसे कम चलता है। क्लियर। तो उसी तरीके से रियोस्टेट में भी सेटिंग की जाती है। आप पहले लो पे कर दीजिए, एकदम वेरी लो पे, उसके बाद रीडिंग को नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा करंट को बढ़ा दीजिए, फिर रीडिंग को नोट कर लीजिए। कौन सी रीडिंग, अमीटर की और वोल्ट मीटर की। उसके बाद आपको क्या करना है कि द रेशियो V अपॉन आई इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल द रीडिंग। जितना रीडिंग आपको मिला है, जितना सैंपल मिला है, सबका V अपॉन आई निकाल लीजिए। V अपॉन आई निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आप यही पाएंगे, ऑल द रीडिंग इट इज़ फाउंड दैट V अपॉन आई हैज़ कांस्टेंट। सबका मान क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। जब कांस्टेंट अगर आ जाए तो सिंस द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कांस्टेंट, ओम लॉ गेट्स वेरीफाइड। तो ओम लॉ वेरीफाई हो गया। बिकॉज दिस शो दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ओम लॉ कहता है कि करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब ही से होता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। द कांस्टेंट रेशियो V अपॉन आई गिव द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर, सो द ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट कैन आल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब ओम लॉ का यूज़ करते हुए आप जो है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं। इफ़ ए ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करस्पॉन्डिंग करंट रीडिंग, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ शोइंग दैट द करंट इज डायरेक्टली। वही चीज़ है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन प्राप्त कर लें तो समझ लीजिए कि V और I वेरीफाई हो जाता है, ओम्स लॉ भी वेरीफाई हो जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गुड कंडक्टर, रेसिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हाँ बच्चों, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है गुड कंडक्टर्स, रेसिस्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर के बारे में आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर इज दैट मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजीली। कंडक्टर उसको कहते हैं जिसमें आसानी से करंट पास हो सके। वो मटेरियल जिसके अंदर से
करंट आसानी से पास हो सके उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर इज दैट मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कांट पास इजीली, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास, उसे इंसुलेटर कहते हैं। आइए अब इस हिसाब से, क्योंकि हम ओम्स लॉ पढ़े हैं, रेजिस्टेंस की बात आई है, तो अब गुड कंडक्टर किसको कहते हैं, रेजिस्टर किसको कहते हैं, इंसुलेटर किसको कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इस बुनियाद पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उनके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बुनियाद पे ऑल द सबस्टेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। सभी पदार्थों को, सभी सबस्टेंस को 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है। पहला गुड कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर। कंफर्म, किसकी बुनियाद पे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बुनियाद पे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बुनियाद पे हम सारे पदार्थ को 3 ग्रुप में, ठीक है, बांट सकते हैं, गुड कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर। तो दो सबस्टेंसेस, वे सभी पदार्थ विच है वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम लगता है, वे सभी पदार्थ जिसमें व्यवधान, रुकावट बहुत कम होती है, उसे क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर। क्लियर, मतलब जिसमें, जिस वायर के अंदर, जिस सबस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन को कोई रोक ना पाए, ठीक है, आसानी से क्या नाम है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर गमन करे, चलता रहे, तो उसे कहते हैं गुड कंडक्टर। अब गुड कंडक्टर अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है टू फ्लो थ्रू इट इजीली। गुड कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर आसानी से जाने की इजाज़त देता है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट। अब याद रखिएगा, ये आपको 12th तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट। सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag, whose atomic number 47। सिल्वर याद रखिएगा, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट। सिल्वर मेटल आपका क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर। कॉपर और एल्युमिनियम भी अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। क्लियर, लेकिन नंबर 1 पे कौन है, सिल्वर है। लेकिन सिल्वर चूंकि बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है, इसीलिए क्या नाम है, उसका यूज़ जल्दी कोई करता नहीं है। उसके बाद कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, तार जो होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर किससे बनाए जाते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम के, बिकॉज दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि इनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। क्लियर, आपसे पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स है सिल्वर के क्यों नहीं बनाए जाते, तो आप क्या जवाब देंगे, बिकॉज दे, ठीक है, दे हैव वेरी कॉस्टली। उसके बाद दो सबस्टेंसेस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेसिस्टर। वे पदार्थ जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली किसी के मुकाबले में ज़्यादा होता है, उसे रेसिस्टर कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। दो सबस्टेंसेस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेसिस्टर। द एलाइज, एलाई किसको कहते हैं, एलाई पीछे पड़े हैं, बोलिए जल्दी से। हाँ, एलाई जो होता है वो सॉलिड मिक्सचर है, एंड एलाई इज ए सॉलिड मिक्सचर। एलाई इज ए सॉलिड मिक्सचर ऑफ 2 or more elements, ठीक है, elements that have been fused together, have been fused together। कंफर्म, मतलब एलाई जो होते हैं, एलाई जिसको, एलाई की डिफिनेशन क्या है, एलाई इज ए सॉलिड मिक्सचर है, ठीक है, 2 or more एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का एक सॉलिड मिक्सचर है जिसको आपस में फ्यूज करके बनाया जाता है। तो जैसे नाइक्रोम हुआ, मैग्नीन हुआ, कॉन्स्टेंटन जिसको यूरेका भी बोलते हैं,
ऑल हैव क्वाइट हाई रेजिस्टेंसेस, इनका रेजिस्टेंस हाई होता है एलॉय का, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको एनएमसी याद रखिएगा, एनएमसी आप भूलेंगे नहीं, एनएमसी, एन से नाइक्रो, एम से मैग्नीज, सी से कॉन्स्टेंटाइन, मतलब शॉर्टकट में याद करेंगे एनएमसी। तो एनएमसी जो होते हैं वो एलॉय होते हैं। एलॉय किसको कहते हैं? एलॉय इज ए सॉलिड मिक्सचर ऑफ 2 or more एलिमेंट्स दैट हैव बीन फ्यूज्ड टुगेदर, कंफर्म। उसके बाद इन्हें रेसिस्टर कहा जाता है। रेसिस्टर्स आर यूज्ड टू मेक दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वेयर हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। रेसिस्टर का इस्तेमाल उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को बनाने में किया जाता है जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। रेसिस्टर रिड्यूसेस द करंट। रेसिस्टर क्या होता है? करंट को रिड्यूस कर देता है, सर्किट के अंदर करंट को क्या कर देता है? रोक देता है, घटा देता है। अब इसके बाद लास्ट डिफिनेशन है, दो सबस्टेंसेस विच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वे पदार्थ जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली अनंत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये बीच वाला था, वो शुरू वाला था। ये बहुत ज़्यादा जिसका रेजिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। एंड इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर का काम है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, अलाउ नहीं करता। रबर इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर। इंसुलेटर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? रबर है। इलेक्ट्रिशियन वियर रबर हैंड ग्लव्स व्हाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, ठीक है, बिजली का जो काम करने वाले इंसान होते हैं, ठीक है, वो ग्लव्स पहनते हैं, हैंड ग्लव्स। किसका? रबर का, ठीक है। जब उनको बिजली का कोई काम करना होता है तो सेफ्टी के लिए, करंट के शॉक से बचने के लिए वो रबर का बना हुआ हैंड ग्लव्स पहनते हैं। रबर इज एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है, एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। बिजली के झटके से अपने को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिशियन किसका इस्तेमाल करते हैं? रबर हैंड ग्लव्स का। वुड इज आल्सो ए गुड इंसुलेटर। लकड़ी भी एक अच्छा इंसुलेटर है। अब इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद हम अब इस पोजीशन में हो रहे हैं कि वेरी शॉर्ट, ठीक है, और एमसीक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतने में आप ये समझ लीजिए कि राइटर ने 3 कैटेगरी बनाया है। एक आपका, बोलिए। देखो बच्चों, इन शॉर्ट में गुड कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बुनियाद पे ऑल द सबस्टेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। सभी सबस्टेंस को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, गुड कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर। तो गुड कंडक्टर की डिफिनीशन है कि दो सबस्टेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वे सभी पदार्थ जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। आपको खाली ये बोलना पड़ेगा कि विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कन्फर्म। मतलब वे सभी पदार्थ जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत लो होता है उसे गुड कंडक्टर कहते हैं। और गुड कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी, पूरी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने की क्या नाम है? परमिशन दे देता है। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट, और जिसमें सिल्वर मेटल क्या है आपका? गुड कंडक्टर है। उसके बाद कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये भी गुड कंडक्टर है। और इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कॉपर और एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। उसके बाद दो सबस्टेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वे पदार्थ जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी के मुकाबले में, ठीक है, कंपैरेटिवली हाई होता है, उसे रेसिस्टर कहते हैं। रेसिस्टर के अंदर नाइक्रोम है, मैग्नीन है, ठीक है, और कॉन्स्टेंटाइन है, जिसको यूरेका भी कहते हैं। एलॉय के बारे में आप जान ही चुके हैं, ठीक है, कि एलॉय जो होते हैं वो क्या होता है? मिक्सचर है, ठीक है। एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको क्या नाम है हम बनाते हैं। उसमें आपका नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन, इनका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसीलिए इनका रेसिस्टर, इसको रेसिस्टर बोलते हैं। रेसिस्टर्स आर यूज टू मेक द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है रेसिस्टर को बनाने में। उसके बाद रेसिस्टर का काम ये भी है कि वो करंट को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। उसके बाद लास्ट है जिसको इंसुलेटर कहते हैं, जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली हाई होता है। और इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, अलाउ नहीं करता है, पूरा का पूरा रोक देता है, ठीक है, कोई भी करंट पास नहीं करता।
रबर इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। और इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं जब इलेक्ट्रिक का कोई भी काम करते हैं तो इलेक्ट्रिक से बचने के लिए वो रबर का हैंड ग्लव इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रबर एक इंसुलेटर है और क्या नाम है वो इलेक्ट्रिक शॉक से सभी को बचाता है। इसके अलावा वुड भी एक अच्छा सा इंसुलेटर है। अब इसके बाद बच्चों हम कल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको और डिटेल से पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको खुद से लगाने की कोशिश करेंगे, होपिंग दैट इन कमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, वेदर यू बिलोंग टू क्लास 10th स्टैंडर्ड और क्लास 12th, यू मे गेट गुड मार्क्स।